ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं काइनेटिक्स में आगे। और आज हम लोग थोड़ा जनरल प्लेन मोशन को लेकर बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे सपोज करिए कोई डिस्क है या कोई रोलर है या कह सकते हैं कोई सिलेंडर है और साथ ही साथ कोई स्फीयर जैसे हैं, वो आपके एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहे हैं और आगे ट्रांसलेट भी कर रहे हैं, यानी कि जनरल प्लेन मोशन कर रहे हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे कि इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम किसी स्फीयर को या किसी सिलेंडर को, डिस्क को, रिंग को या हूफ को छोड़ देते हैं, मतलब जस्ट उसको वहां से रिलीव करें, तो उस टाइम पे आगे की तरफ हम बात कर सकते हैं उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इस तरीके की चीजें। और कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि सपोज करो किसी इंक्लाइन प्लेन से अगर हम 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं वहां से एक तरीके से, तो तीनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट जो सबसे पहले जो है लोअर सरफेस पे जाके टच करेगा। ठीक है, तो इस तरीके के कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं रोलिंग से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है, सबसे पहले तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी सरफेस पे रोल करता हुआ आगे जा रहा है, तो उसमें रहता है कि हम फ्रिक्शन, अगर सरफेस रफ है हमारा, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करें, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली चीज रहती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स को लेकर। और ध्यान रखिएगा एक बार, जबकि कभी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जनरल प्लेन मोशन में है, जैसे सपोज करो कोई स्फीयर ही है वो रोल कर रहा है, तो वहां पे 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आइदर इट इज डूइंग अ जनरल प्योर रोलिंग मोशन, और दिस इज स्लिपिंग, और दिस इज स्किडिंग। इन तीनों कंडीशंस के अलावा चौथी कंडीशन नहीं होगी। और नॉर्मली जब भी हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्योर रोलिंग को अचीव करने की कोशिश करता है। ठीक है, और जब भी हम फ्रिक्शन के डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमेशा स्लिपिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि किस डायरेक्शन में स्लिपिंग हो रही है उसको देखते हुए हम वहां पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? जैसे हमें मालूम है कि इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, जो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर होता है, जो जहाँ पे एक तरीके से इसको हम ज्योमेट्रिक सेंटर भी बोलते हैं, जैसे हमने एक डिस्क ले लिया, स्फीयर ही ले लिया, सिलेंडर ही ले लिया, तो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगा, जैसे मैंने यहाँ पे शो कर रखा है ये पॉइंट ए। ठीक है, इसी को हम इसका सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा, और साथ ही साथ ये जो रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अगर मेरे पास अल्फा है, तो वहां पे हम जो एसीएम की वैल्यू कह सकते हैं एक तरीके से, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए और एसीएम इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ अल्फा। इसी तरीके से आप बता सकते हैं प्योर रोलिंग के केस में कि जो हमारे पास v होता है, दैट द टेंजेंशियल वेलोसिटी v इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ ओमेगा। यानी कि ये रिलेशन को भी आप यूज कर सकते हैं स्लिपिंग को कंसिडर करने के लिए, चाहे आप वेलोसिटी के टर्म में बात कर लीजिए, चाहे आप एक्सेलरेशन के टर्म में बात कर लीजिए, दोनों से हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, और ये हमारे पास यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कह सकते हैं, कह सकते हैं रफ सरफेस है ये। ठीक है, तो अगर ये रोल कर रहा है आगे की तरफ, इसके ऊपर टॉप सरफेस पे क्या किया, कह सकते हैं टॉप पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स P लगाया हुआ है। तो हमें बताना है इसमें, आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हमें देखना है कि इसमें फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा, ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है पॉइंट्स, ये किस तरफ लग रहा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम इसके ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो हमें मालूम है बाय न्यूटन सेकंड लॉ दैट F इक्वल टू ma। तो यहाँ पे जो सिंगल फोर्स इसके ऊपर ऐड कर रहा है, अभी हमने कुछ देर के लिए बोला कि भाई फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, हम उसको 0 मान के चल रहे हैं। तो हम देखेंगे, पहले चेक करेंगे स्लिपिंग किस डायरेक्शन में हो रही है, उसके अकॉर्डिंग भी फ्रिक्शन को वहां पे ऐड कराएंगे। तो एक सिंगल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है यहाँ पे, दैट इज P। तो हमने लिखा इसको P इक्वल टू m टाइम्स ऑफ ACM या एक्सेलरेशन ऑफ A। सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A कितना मिल जाएगा, या सेंटर ऑफ मास से कितना हो जाएगा, P बाई M। इसी तरीके से ये जो P का फोर्स है, ये आपका P का फोर्स इसके सेंटर के अबाउट क्या देगा, इसको रोटेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम रोटेशन की बात करेंगे तो हमें मालूम है कि रोटेशनल मोमेंट कितना हो जाएगा, P इंटू आर अबाउट द सेंटर, और साथ ही साथ ये किसके इक्वल होना चाहिए, आई अल्फा के इक्वल। ये हम लोगों ने इससे पहले जो इक्वेशन लिखी है, अगर कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है प्योर रोलिंग में, या रोलिंग ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे हम कैसे एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क को रिलेट करते हैं, ये हमने बात किया। अब देखिए, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। आप इसे सॉल्व करिएगा। आई यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे आई की जरूरत पड़ेगी, विच इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आई जो है यहाँ पे, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ध्यान रखना। और आई की वैल्यू अगर हम एक सिलेंडर के लिए बात करते हैं इस एक्सेस के अबाउट, जिसके ऊपर वो रोल कर रहा होगा इस तरीके से, तो कितना होता है, mr²/2। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, मास हमें पता है सिलेंडर का m है, mr²/2। सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 2/2p/r। अब यहाँ से देखिए, जो ये एक्सेलरेशन हमने लिखा है अल्फा इंटू आर, इस आर को इधर ले जाइए, तो अल्फा इंटू आर की वैल्यू कितनी हुई, 2p/m। अब थोड़ी देर के लिए ये p/m को अगर मैं a से रिप्लेस कर दूं,
तो आप यहाँ पे देखेंगे एक तरीके से जो अल्फा आर की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ ए हो रही है। ठीक है, या आप सिंपल देख सकते हैं कि अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूं तो जो बॉटम पॉइंट है, पॉइंट सी जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट हमारा क्या कर रहा होगा, जिस ट्रांसलेशन में आगे की तरफ मूव कर रहा होगा किस एक्सेलरेशन से, p by m से। और ये पॉइंट जो है जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन की वजह से ये पॉइंट हमारा किधर की तरफ मूव कर रहा होगा, 2p/m यानी कि लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये अगर हम नेट एक्सेलरेशन देखें तो 2p/m माइनस p/m तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट सी है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है। ठीक है, और प्योर रोलिंग के केस में हमें मालूम है कि ये दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल, यानी कि जो हमारे पास ACM है दैट शुड बी अल्फा इंटू आर, और जो कि यहाँ पे क्या है, इक्वल नहीं है। इसी का मतलब है कि यहाँ स्लिपिंग हो रही है। अब स्लिपिंग हो रही है मतलब ये बैक साइड में ऐसे स्लिप कर रहे हैं, तो पॉइंट सी पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि ये जो वैल्यू है एक तरीके से p/m ये इंक्रीज हो, या हम बोल सकते हैं कि जो रोटेशन है वो हमारा क्या हो, डिक्रीज हो, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। आप यही सारी चीजें जो है वो v इक्वल टू आर ओमेगा के फॉर्म में भी बात कर सकते हैं, और इस पॉइंट पर जो v है दैट शुड बी इक्वल टू आर ओमेगा। अगर ये पॉसिबिलिटी बन रही है तभी हम रोलिंग, प्योर रोलिंग की बात करेंगे, नहीं तो क्या हो रहा होगा, स्लिपिंग हो रहा होगा। इसी तरीके से सपोज करो कोई एक स्फीयर है, सिलेंडर कोई हमने वही सेम हमने ले लिया, सिलेंडर को हमने क्या करा, इसके ऊपर पुट किया, एक इंक्लाइन सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे फोर्सेस देखूं, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अलग से नहीं लगाया, अगर हम यहाँ पे फोर्सेस चेक करें तो आप देखेंगे ये जो वेट है mg, ये वर्टिकल, इस प्लेन के वर्टिकल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा, जो कि कॉन्सेप्ट में पहले से जानते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट होगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये जो mg cos थीटा है ये इस सिलेंडर को क्या करेगा, आगे की तरफ मूव कराएगा। लेकिन ये जो कह सकते हैं mg cos थीटा है, दिस इज एक्टिंग एट पॉइंट ए, जो कि हमारे क्या कर रहा है, सिलेंडर के सेंटर से ही एक्ट कर रहा है। तो ये हमारा इस सिलेंडर के अबाउट कोई रोटेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। अब अगर ये सिलेंडर जब रोल भी कर रहा है और आगे फॉरवर्ड भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई ना कोई तो फोर्स होगा जो रोल करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ही जो mg cos थीटा है हमें एक का एक्सेलरेशन तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये अल्फा कहां से आ रहा होगा, इसके पास जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा की वैल्यू। तो आप दो तरीके से देख सकते हैं इसको, कि अगर ये आगे की तरफ स्किड कर रहा है एक तरीके से, आगे की तरफ स्लिप कर रहा है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से ऊपर की तरफ को फ्रिक्शन यहाँ पे ऐड कर रहा होगा। मैंने यहाँ लास्ट में बनाया है इसको। या हम बोल सकते हैं कि यही फ्रिक्शन जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो इसको इसके सेंटर के अबाउट क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, जाहिर सी बात है अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो ऐसे रोल करते हुए नीचे आएगा, ऐसे थोड़ी ना उल्टा रोल करते हुए जाएगा। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो स्लिपिंग के अकॉर्डिंग आप जो है वो फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है देख के वो वहां पे पहले से डिसाइड करेंगे। अब मैंने यहाँ पे आई आपको इस बारे में देखिए इंपॉर्टेंट क्यों बताया, अगर ये डिस्क होता तो उसके लिए आई की वैल्यू जो स्फीयर के लिए, सॉरी सिलेंडर और डिस्क के लिए ये वैल्यू हमारी सेम होती है, स्फीयर के लिए 2/5 mr² होती है, जैसे हमने डेरिवेशंस भी किए हैं 3rd यूनिट में, आप देख सकते हैं जाके। और वहीं पे अगर हम रिंग ले लें यहाँ पे तो दैट इज दी mr²। तो ये आई की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अल्फा आर हमारा अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस सिलेंडर के केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे केसेस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड भी आना चाहिए, फॉरवर्ड ही आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आई हमारे पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा ये डिसाइड करने के लिए कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को लेके, और वो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। और एक चीज और, अगर हम जब बात कर रहे हैं कभी भी स्लिपिंग को लेके, तो हमारे पास जब जो स्लिपिंग जिस डायरेक्शन में होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। लेकिन जब हम प्योर रोलिंग की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पॉइंट सी जो है ये हमारा क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा जब हमारा होता है तो ये पॉइंट क्या स्टेशनरी हो जाता है, मोमेंटरली स्टेशनरी होता है। जब पॉइंट इसकी बात करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमारा के साथ होगा वो, ठीक है ना, तो इसकी वेलोसिटी 0 है यहाँ पे। लेकिन ध्यान रखिएगा इस केस में जो फ्रिक्शन है वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा उसके इक्वल वहां पे वैल्यू लगेगी, ना कि काइनेमेटिक फ्रिक्शन की वहां पे बात करेंगे। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हमें जो लॉज ऑफ मोशन है उनको यूटिलाइज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज एक और, फ्रिक्शन का डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो उन चीजों पर डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ ध्यान रखना फ्रिक्शन यहाँ पे 0 भी हो सकता है और वो कुछ वैल्यू भी हो सकता है, ये दोनों कंडीशन वहां पे अवेलेबल हो सकती है। अब हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, दोनों ही न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या न्यूमेरिकल है, एक सिलेंडर है, यहाँ पे मैंने सिलेंडर का डिस्कशन इसलिए किया क्योंकि दोनों प्रॉब्लम सिलेंडर से रिलेटेड है। अगर कोई और
जब कह सकते हैं कि फिगर है आपके पास, आइदर स्फीयर है या कह सकते हैं रिंग है या कह सकते हैं डिस्क है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, सिलेंडर वेइंग 1200 न्यूटन, एक सिलेंडर है उसका वेट दे रखा है हमें, और एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स P हॉरिजॉन्टली एज शोन इन फिगर। कहाँ लगा है, ये फिगर में डिनोट कर रखा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P फॉर विच देयर विल बी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है ना, रोलिंग हमारी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, विदाउट स्लिपिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें P की वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम कितनी होगी। फिर कह रहे हैं कि अगर P की वैल्यू इतनी हो जाए 1000 न्यूटन, तो हमें बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द मास सेंटर यानी कि पॉइंट ए जो है हमारा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी हमें गिवन है, और काइनेमेटिक वाला जो पार्ट है उसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब हम दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमने अज्यूम किया इसके सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर एक्सेलरेशन वो ए है, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा है इसके सेंटर के अबाउट। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले वाले केस के लिए, और यहाँ पे हमें मालूम है कि ये पहला केस जो हम ले रहे हैं दैट इज फॉर द प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग के केस के लिए हम बात करते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होना चाहिए दैट शुड बी आर अल्फा। ध्यान रखिएगा ये रिलेशन और साथ ही साथ V इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन हम तभी यूज कर सकते हैं जब हम प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं, अदरवाइज ये दोनों रिलेशन हमारे वैलिड नहीं है वहां पे। ठीक है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे सिलेंडर के लिए बात करते हैं कितना होता है, mr²/2। अगर रेडियस ऑफ डायरेक्शन में दिया होता तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते थे। आपको वेट पता है, मास आपने लिखा, वैल्यू रखी, तो यहाँ से आपको जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, हमने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर ये जस्ट प्योर रोलिंग अचीव कर रहा है, प्योर रोलिंग के केस में जैसे मैंने बताया आपको कि जो फ्रिक्शन वहां पे ऐड कर रहा होगा, पहली चीज तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप ये फिगर देखते ही समझ जाएंगे। अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन ही किया है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। ये मैंने सारे फोर्सेस लगा के यहाँ पे बता दिए, रिवॉल्व डायग्राम एक तरीके से बनाया है, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन और पी की वैल्यू। अब क्या होगा, इस फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं प्योर रोलिंग को लेके, तो मैंने बताया कितना होना चाहिए, दैट शुड बी म्यूएस इनटू एल, यानी कि मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है उसकी वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे म्यूएस की वैल्यू हमें पता है, एम भी हमें पता है, वैल्यू पुट करी, एफ की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब हम बात करते हैं इसके मोशन को लेके। तो ट्रांसलेशन वाला पार्ट अगर आप देखिए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें मोशन हो रहा है, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वर्टिकल अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन की बात करें तो F प्लस P ये दोनों ही मिलके क्या करेंगे, इस पूरे मास को या इसके सेंटर ऑफ मास को क्या कर रहे हैं, एक का एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वही हमने लिखा है दैट P प्लस F इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करके, और यहाँ पे F की वैल्यू हमने 240 रखी, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8 टाइम्स ऑफ अल्फा, जो हमने पहले निकाल के रखी है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम रोटेशन की अगर बात करें तो रोटेशन देखिए फ्री बॉडी डायग्राम जो हमने बनाया है यहाँ पे। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से रोल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब इसका रोलिंग हो रहा है तो जाहिर सी बात है P का मोमेंट इसके सेंटर के अबाउट F के मोमेंट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तभी हमने यहाँ पे लिखा है दैट 0.8 इंटू P माइनस ऑफ 0.8 इंटू 240, 240 क्या है हमारे पास F की वैल्यू, एंड दैट शुड बी इक्वल टू आई अल्फा। आई हमने कैलकुलेट किया है, अल्फा हमें पता ही है। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने ऊपर लिख रखी है। अभी अल्फा जो है ऊपर वाला भी इक्वेशन हमारे पास अल्फा में है, और ये भी हमारा किसमें आ गया, प्योर अल्फा में। ये दो इक्वेशन हमारे पास मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 और 3। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन जो अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग, वो आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हम बता सकते हैं कि वो मैक्सिमम फोर्स जिस पे जाके ये प्योर रोलिंग होगा, ठीक है, वो हमारा कितना होना चाहिए, 720 न्यूटन होना चाहिए। ठीक है, अब हमसे सेकंड केस में पूछा गया कि अगर P की वैल्यू 1000 न्यूटन हो जाए तो उस टाइम पे क्या होगा। अब आप खुद देखिए, आपने अभी बात करी कि हमारा प्योर रोलिंग है तो उस टाइम पे P का वैल्यू कितना है, 720 न्यूटन, यानी कि, और इस केस में कितना बोल रहा है, P 1000 न्यूटन। सरफेस भी वही है, स्फीयर भी है, ये सारी चीजें भी हैं। इसका मतलब जो आपका स्फीयर है वो हमारा क्या करेगा, स्लिप करेगा, प्योर रोलिंग नहीं होगा, स्लिपिंग के साथ वो आगे की तरफ मूव करेगा, यानी कि वो जनरल प्लेन मोशन में तो रहेगा, लेकिन उसका जो कह सकते हैं एक तरीके से स्लिपिंग वाला पार्ट है वहां पे स्लिपिंग आ जाएगी। ठीक है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी हम स्लिपिंग वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखिए ये जो हमारे पास रिलेशन हमने यूज किया था, दैट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट शुड नॉट बी इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, कैसे निकालेंगे अब ए और अल्फा की वैल्यू, वो हम इक्वेशंस देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे उनको। तो सबसे पहले हमने बात करी
कि फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगा यहाँ पे, अब जब स्लिपिंग हो रही है तो उस केस में यहाँ फ्रिक्शन का जो फ्रिक्शन होगा वो हमारा कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो हम लेंगे दैट इज म्यू के इनटू एन। वैल्यू पुट करके यहाँ से हमने फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिया। अब हमने क्या किया, फोर्स की वैल्यू जो होगी यहाँ पे, सॉरी एफ की वैल्यू 180 न्यूटन हो गई। अब हम इसके रोटेशन की बात करते हैं, तो वही इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाई, P इंटू 0.8 माइनस एफ इंटू 0.8 इक्वल टू आई अल्फा। और यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज पुट करी और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे एफ की वैल्यू मुझे बताइए, तो डायरेक्टली मुझे यहाँ से अल्फा मिल जाएगा कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इस केस में उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। और दूसरी चीज वहीं पे अगर हम इसके ट्रांसलेशन की बात करें, इसको कंसिडर करें, तो P प्लस एफ दोनों ही मिलकर हम क्या देंगे, m इंटू ए का एक्सेलरेशन। और ए की वैल्यू हम यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, दैट इज 9.64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये दोनों एक्सेलरेशन हमें मिल गए, सेंटर ऑफ मास का भी और एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आया है, उससे थोड़ी देर के लिए आप वो एक्सेलरेशन देखने की कोशिश करिए जो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्योर रोलिंग के केस में होना चाहिए। हमारे पास ये रेडिएशन वैलिड होगा उस टाइम पे, दैट ए इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ अल्फा डैश। अल्फा डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, इसे को यूज करके, यानी कि 12.05 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और जो हमने कैलकुलेट किया है अल्फा उससे क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब डेफिनेट सी बात है कि वहां पे स्लिपिंग होगा ही, ठीक है। तो ये यहाँ से भी हमें पता लग रहा है कि वो स्लिपिंग का ही प्रॉब्लम है, स्लिपिंग का पार्ट है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और उसके लिए हम बात करते हैं कि एक सिलेंडर है अभी, एंड दैट इज पुटेड ऑन दी इंक्लाइंड फेस। इंक्लाइंड सरफेस पे वो रखा हुआ है जिसका हॉरिजॉन्टल एंगल जो है दैट इज दी कह सकते हैं यहाँ पे दैट इज थीटा। मैंने यहाँ पे अल्फा शो कर दिया था, दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज थीटा। तो हमें बताना है यहाँ पे कि ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि हमारा सिलेंडर जो है यहाँ पे क्या करें, प्योर रोलिंग कर, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा आपको पता ही है, सिलेंडर के केस में हमने इनिशियली डिस्कस ही किया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो कि इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये अल्फा का एक्सेलरेशन। अब हमने बोला कि सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर एक्सेलरेशन है दैट इज ए, और एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने क्या बोल दी, अल्फा, किसके लिए, पूरे सिलेंडर के लिए। अब हमें मालूम है जब भी हम प्योर रोलिंग की बात करें तो ये केस मेरे पास वैलिड रहेगा, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन उसको हम क्या लिख सकते हैं, आर टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। वैल्यू लिख दिया हमने। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्फीयर अगर हम बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में सिस्टम में कोई मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस होंगे वो हमारे क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करके यहाँ से इक्वेशन हमें मिलेगी दैट आर इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा। और हमें मालूम है कि फ्रिक्शन फोर्स एफ की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एफ यहाँ पे कितना होना चाहिए। तो हमें म्यू जो है वो कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं म्यू इक्वल टू म्यू एस ही है, ठीक है ना। या सिंपल हमने म्यू वैल्यू रख दी इसको, तो हमें म्यू ही कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ से सिंपली फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं म्यू इंटू आर से। तो म्यू हमें नहीं मालूम, हमें कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसी तरीके से आप देखिए, अगर हम अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इसके मोशन की बात करें सिलेंडर को लेके, तो हम इसके ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों को कंसीडर करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेशन को लेकर। तो ट्रांसलेशन के लिए क्या होगा, देखिए ये कह सकते हैं यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कौन सा फोर्स आएगा, इस W का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, W sin थीटा। तो W sin थीटा माइनस एफ, क्यों, क्योंकि एफ के अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्या देगा हमें, सिंपली इस सेंटर ऑफ मास को ए का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, दिस इज नथिंग बट ये दोनों चीजें मिला के क्या है हमारे पास, ए वैल्यू, ठीक है। ऊपर लिख रखा है यहाँ पे मैंने ये, दैट इज द ए। और फाइनली हम यहाँ पे ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से आर अल्फा, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया एंड राइट डाउन दिस एज इक्वेशन नंबर 3। बीच में हमने जो एफ की इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया है, जहाँ पे एफ की जरूरत पड़ेगी तो हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब ट्रांसलेशन से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेंटर के अबाउट कौन सा एक सिंगल फोर्स है जो उसको रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज एफ। और इस पॉइंट का रोटेशन इससे कितना हो जाएगा, एफ इंटू जो भी स्क्वायर का रेडियस है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आर से। तो कितना हो जाएगा, एफ इंटू आर। और ये क्या प्रोवाइड करेगा, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्रोवाइड करेगा। वैल्यू पुट करके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि एफ हमारे पास कितना होना चाहिए, ठीक है। एक तो वैल्यू हमने देखी इक्वेशन नंबर 4 बनाई, यहाँ से एफ हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने एफ देखिए ध्यान से, हमने इक्वेशन नंबर 3 में अगर इस एफ की वैल्यू को पुट कर दें तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कैलकुलेट कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो हमें मिल जाएगी।
ठीक है ना। आप सॉल्व करिएगा इस इक्वेशन को, अल्फा हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब मुझे अल्फा मिल जाएगा तो अल्फा को यूटिलाइज करके आप जो सेंटर ऑफ मास उसका एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज a इक्वल टू r टाइम्स ऑफ अल्फा। पुट कर दीजिएगा तो आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो है वो भी मिल जाएगा। अब म्यू की वैल्यू हमसे जो पूछी गई है तो हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, किसी भी एक इक्वेशन में जब आपको अल्फा, कहाँ पे इक्वेशन हमारे पास जैसे ये है इक्वेशन नंबर 4 है, इस इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू पुट करने पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाई थी जो हमारे पास म्यू में क्या थी, अननोन थी, जो हमें म्यू कैलकुलेट भी करना है, हमने वही म्यू को उठा के इसकी इक्वेट कर दिया और सॉल्व कर दिया। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे साइन थीटा पॉजिटिव इधर ले जाइए और W से W कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली सॉल्व करने पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है दैट शुड बी 1/3 टाइम्स ऑफ tan थीटा हमारी यहाँ पे अगर मिलती है तो जाके ये जो स्फीयर है इस इंक्लाइंड सरफेस पे क्या करेगा, प्योर रोलिंग करेगा, ठीक है। अब यहीं पे जो मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि यहाँ से क्या किया, एक सिलेंडर, एक स्फीयर और एक रिंग को हमने डिस्क को यहाँ से छोड़ा, तो आगे जाके वो सबसे पहले नीचे की तरफ कौन पहुंचेगा, दैट विल डिपेंड ऑन दी आई हमारे पास जैसे मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। और फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी आपको देखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन के डायरेक्शन कहाँ पे एक्ट कर रहे होंगे। जैसे हमने इनिशियली लेक्चर जब स्टार्ट किया था तो बात करी थी स्लिपिंग के अकॉर्डिंग आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन देख सकते हैं। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे सेम इसी तरीके से सॉल्व करके ए कैलकुलेट कर लीजिए तीनों के लिए, और जैसे हमें ए मिल गया तो जिसका ए ज्यादा होगा वो उतनी जल्दी क्या करेगा, नीचे की तरफ पहुंचेगा। तो हम वहां से बता सकते हैं कि दिस वन ऑब्जेक्ट विल बी रीच फर्स्ट एट द बॉटम टू द सरफेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो लेक्चर हमने पढ़ा इसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं और प्योर रोलिंग का जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे कंसीडर किया दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में इस पर मे भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस। आज के लिए इतने, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू।